Okay, wonderful. So, chali, let's start. I have very bright students sitting in front of me. I am very pleased to have you all with in my class. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख करके, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 70, 80, इनफैक्ट 90 बेंचमार्क के हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को बेसिकली मुझे पढ़ा करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस काइंड की नॉलेज हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ में, वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आप लोगों को भी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मेरा नाम अजगर इला है और मैं आप लोगों की अकाउंट्स की क्लासेस लूँगा। ठीक है, छोटा सा मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दूँ। मैंने सीए की पढ़ाई किया है, और बेसिकली सीए के जितने भी अकाउंट्स के पेपर होते हैं फाइनल लेवल तक के सारे पेपर्स मैंने विद एग्जाम्शन क्वालिफाई किए हैं, और इसके साथ ही मैं सीए में नेशनल लेवल का क्विज कंपटीशन का विनर रहा हूं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और पूरे वाराणसी नहीं पूरे यूपी में हम कह सकते हैं कि ऐसा अचीवमेंट बहुत ही कम लोगों के पास में है। तो आई वॉज लकी टू बी वन अमंग्स देम। मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और अकाउंट्स मेरे लिए क्या है, अकाउंट्स मेरे लिए इज सिंपल गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इट्स अ सिंपल गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और क्यों ये गेम डेबिट और क्रेडिट का, क्यों मैं इसको गेम के तरीके से इसको डिफाइन करता हूं, मैं आप लोग को भी थोड़ा देर में समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा पहले कुछ लोग मुझे डिफाइन करना चाहेंगे व्हाट इज अकाउंट्स। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू डिफाइन अकाउंट्स फॉर मी। चलो विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट बेंच। अकाउंट्स डिफाइन करना है, सिंपल है, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, चलो यू कैन डिफाइन। Summarizing, planning and writing all the records of the transactions taking place in the business. बोलिए। Accounting is the art of recording, transferring, summarizing, and communicating financial information to the user for current decision making. ठीक है, परफेक्ट। इन्होंने जो बोला डिफाइन, इन्होंने जो डिफाइन किया, इन्होंने डिफाइन ऐसे किया कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट है क्या चीज का? रिकॉर्डिंग करने का। रिकॉर्डिंग आप कहां पर करते हैं? ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब जर्नल एंट्रीज के तरीके से या सब्सिडरी बुक्स के तरीके से। देन फिर आप क्या करते हैं? क्लासीफाइंग। देन फिर आप क्या करते हैं? क्लासीफाइंग। आप फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब फिर आप लेजर बनाते हैं, एक जैसे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, या एक अकाउंट से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज नोन एज क्लासीफाइंग। देन यू कॉल, देन नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या हुआ? फिर आप क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आप पीएल बनाते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, कम्युनिकेशन देयर ऑफ। ये सारी चीजें हम लोग किसके टर्म्स में करते हैं? मनी के टर्म्स में। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ अकाउंट्स का। बट अकाउंट्स में एक फैक्टर आप लोगों ने देखा होगा कि अकाउंट्स इज ऑल अबाउट डूइंग डेबिट एंड क्रेडिट। किसी खाते को डेबिट करना और किसी खाते को हमें क्या करना है? कैन यू डिफाइन डेबिट और क्रेडिट फॉर मी? व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट? डेबिट क्या होता है? हाँ बोलिए, सही सही बोल रहे हैं। और क्रेडिट व्हाट गोस आउट? हर्ष ये अभी सुन के बोला या पहले से आता था? पहले से आता था। एंड क्रेडिट? सेम। बेसिकली जिन लोगों ने भी ऐसे डिफाइन किया है, सही डिफाइन किया है। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट अगर अपने सेंस में अगर हम बात करें, डेबिट जैसे आपने एक डिफाइन किया, मोस्टली स्टूडेंट्स वही डिफाइन करते हैं। वो डेबिट कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या ऐसा कुछ कहते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या कहते हैं डेबिट एसेट्स होता है सर और क्रेडिट लायबिलिटीज होता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। डेबिट पता है क्या होता है? अकाउंट्स के दो साइड्स होते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट साइड, एक होता है आपका
राइट साइड। अकाउंट्स के दो साइड होते हैं अपने, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट। हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं और बेसिकली लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट साइड, और राइट साइड ऑफ द अकाउंट को हम लोग अपने क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड। मतलब हम लेफ्ट राइट बोलने की जगह पर हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट बोलने की जगह पर व्हाट डू वी कॉल इट, डेबिट और क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो डेबिट और क्रेडिट अभी हम लोग इसको बोलते हैं यहां पर लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट और राइट साइड ऑफ द अकाउंट को। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अच्छा, अब ध्यान से यहां पर बात को समझिएगा, क्यों हमने इसको गेम का, क्योंकि यही तो मेन अकाउंट्स है। अगर हमको ये पता चल गया, ये समझ में आएगा कि कौन से खाते को कब डेबिट करना है और कौन से खाते को कब क्रेडिट करना है, देन दिस होल अकाउंट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। बेसिकली अपने क्या मिस्टेक करते हैं हम लोग, कोई भी ट्रांजेक्शन्स को, कोई भी एंट्री को, कुछ भी चीजों को समराइज याद करने की कोशिश करते हैं और उसको समझते कम है। तो जब हम उसको समझना शुरू कर देंगे, और समझना भी कैसे है, समझना भी कुछ ऐसे है कि हम कोई सी भी एंट्री खुद से बना सकें। पढ़ाई जो हम लोग कर रहे हैं वो कैसी पढ़ाई होनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपकी अकाउंट्स की पढ़ाई, या मैं तब एक अच्छा टीचर माना जाऊंगा जब मैं आप लोगों को अकाउंट्स करना ना सिखाऊं, ऐसा कुछ सिखा दूं जिससे आप लोग खुद बाय खुद अकाउंट्स, कोई भी नया ट्रांजेक्शन है, कुछ भी नई चीजें हैं, उससे जुड़ी हुई चीजें आप लोग कर सकें। तो फिर मेरे को लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल होगा, राइट? तो अब हमारा भी फोकस यही रहेगा। इसके लिए देखिए, सबसे बेसिक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जो हम लोग पहला, जो कि हमारा पढ़ने का जो कि अप्रोच होगा, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में सबसे जरूरी यही डेबिट और क्रेडिट ही है। आप लोग समझते होंगे, मानते भी होंगे, कहीं पर भी कुछ भी करना है अपने को, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, यही डेबिट और क्रेडिट करना है। तो सबसे पहला चीज जो कि मैं किसी भी क्लास में किसी भी बच्चे को अपने पढ़ाता हूं, वो यही पढ़ाता हूं कि डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। तो डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है, इसके लिए आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा 3 बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स, पढ़ा होगा 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, पढ़ा होगा बेसिकली। और आप लोग एंट्रीज उसी के हिसाब से पास करते होंगे, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। बट पता है क्या, मैं उनको कहता हूं 3 बकवास या 3 डब्बा रूल्स ऑफ अकाउंट्स, और हम लोग कभी भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? मैं कौन से रूल से आप लोगों को डेबिट क्रेडिट करवाता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं। मेरा रूल रहता है अमेरिकन रूल, और ये अमेरिकन रूल क्या करता है, ये अमेरिकन रूल जो है हमारा किसी भी अकाउंट को क्लासिफाई करता है, किसी भी अकाउंट को क्लासिफाई करता है either as asset, liability, capital, income और expense। और यहां पर देखो, हमारा रूल बहुत ही सिंपल सा है। कोई भी एसेट्स है, यस मुझे लगता है कि 2 मिनट के लिए इंटरनेट मेरा चला गया था, इसलिए आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करते रहा हूँ, मैं अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट किस रूल पर बेसिस पर हम लोग करते हैं, हम लोग अमेरिकन रूल पर करते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना ही लिखा है, और अमेरिकन रूल पर करने के लिए मैंने कहा कि किसी भी अकाउंट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं आइदर एज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। और इसके डेबिट और क्रेडिट करने का नियम क्या है? डेबिट और क्रेडिट करने का नियम सिंपल सा है कि एसेट को डेबिट कब करेंगे अपने, जब इंक्रीज होगा, और क्रेडिट कब करेंगे, जब डिक्रीज होगा। लायबिलिटी को डेबिट कब करोगे, जब ये डिक्रीज होगा। आप क्रेडिट कब करोगे, जब ये इंक्रीज होगा। कैपिटल सेम लाइक लायबिलिटी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
क्लियर है? आई होप आप सब में से किसी को भी बोर्ड पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब इस रूल को समझते हैं। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा था, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा इट अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट। ये पढ़ा था आप लोगों ने। डबल एंट्री सिस्टम, हमारा अकाउंट्स किस पर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। इफ एनी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इट अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। इफ वन इज डेबिटेड, अगर एक को डेबिट करेंगे द अदर वुड बी, मतलब एक को अगर डेबिट करेंगे तो फिर दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। बट बेसिकली किस अकाउंट को डेबिट करना और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसके लिए हम लोग रूल सीखते थे। तो इसके लिए आप रूल सीखते थे इंग्लिश रूल। आप लोग जो अभी तक इस रूल के बेसिस पर फॉलो करते थे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बेसिकली मुझे वो रूल नहीं पसंद है। जो मेरे साथ में 11th से पढ़े उनको पता है, उन स्टूडेंट्स को। हम लोग कैसे करते हैं? देखिए, हम लोग ट्रांजेक्शन के पीछे के अकाउंट्स को देखेंगे। जैसे सपोज करो कैपिटल बॉट इन द बिजनेस, ये 2 अकाउंट को हमारे अफेक्ट करेगा। सबसे पहले हम वो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, रूल ऑफ जर्नलाइजिंग, जर्नल एंट्री पास करने का जो रूल होता है या जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग, तो वो स्टेप्स देखिए मैं कैसे करके पढ़ाता हूं। वो स्टेप्स में मैं पहला स्टेप ये बताता हूं, आप अकाउंट्स, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए अकाउंट्स अफेक्टेड by the transaction। आप सबसे पहले क्या चीज आइडेंटिफाई करेंगे? the accounts which are affected by the, जैसे मैंने एक ट्रांजेक्शन आपको बोला कैपिटल बॉट इन द बिजनेस, ये कौन कौन से अकाउंट्स को मेरे अफेक्ट कर रहा है? कैश और कैपिटल। किस किस को अफेक्ट कर रहा है? कैश और कैपिटल। अब आप यहां पर फिर क्या करेंगे? आप यहां पर नेचर ऑफ अकाउंट्स देखेंगे दैट आर बीइंग अफेक्टेड। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका कैश और कैपिटल अफेक्ट हो रहा है। क्या अफेक्ट हो रहा है? कैश और कैपिटल। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कैश और कैपिटल क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी होता है, कैपिटल को कैपिटल के तरीके से भी हम लोगों ने यहां पर क्लासिफाई किया हुआ है। और कैश हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। तो कैश हमारा हो गया एसेट्स, और कैपिटल तो हमारा है ही कैपिटल, या आप उसको लायबिलिटी के रूप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर आप चेक करते हो इंक्रीज, डिक्रीज ऑफ अकाउंट्स। आपका जो ये अकाउंट जो कि इफेक्ट हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? जैसे बिजनेस में कैश आया तो कैश इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? कैश इंक्रीज किया। और कैपिटल बताओ। क्यों नहीं? अरे बिजनेस में कैपिटल आया, बिजनेस में सर जो ओनर है वो कैपिटल लेकर के आ रहा है। आप लोगों ने वो पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशंस, तो वहां पर कैश जब भी लेकर के आते थे फिर कैश में ऐड करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे कि नहीं करते थे? ऑब्वियसली कैपिटल बिजनेस में आ रहा था, पर कैपिटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कैपिटल क्या हो रहा है हमारा? कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। कैपिटल क्या कर रहा है हमारा? कैश भी इंक्रीज करेगा और कैपिटल भी हमारा क्या इंक्रीज करेगा? मतलब साइमल्टेनियसली क्या होगा? कैपिटल में भी, कैपिटल भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो फिर कैश भी हमारा इंक्रीज किया और कैपिटल भी हमारा इंक्रीज किया, मतलब एसेट भी हमारा इंक्रीज किया और कैपिटल भी हमारा इंक्रीज किया। अब इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे? चौथा स्टेप, अब हम लोग यहां पर अप्लाई कर देंगे अपना रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब हम लोग यहां पर रूल अप्लाई कर देंगे अपना डेबिट क्रेडिट का। मतलब जैसे आपने देखा कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहां पर क्या करने की जरूरत है? एसेट इंक्रीज करता है, क्या बताया मैंने आपको? डेबिट। आपको पता है कैपिटल
उल्टा होता है या लायबिलिटी उल्टा होता है एसेट का, उसका रूल अपोजिट होता है, तो फिर अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज करेगा तो फिर मेरा क्रेडिट, तो एसेट इंक्रीज करेगा डेबिट, मगर कैपिटल इंक्रीज करेगा, हमने यहाँ पर क्या कर दिया है क्रेडिट। आपकी जो एंट्री सिंपल सी बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यही सेम रूल आप लोग जो है, अगर आप लोगों को अगर याद होगा क्लास 11th में बेसिकली जन एंट्री आप लोग ऐसे ही इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पर फॉलो करते थे, बस मैंने इसको लिख दिया है, सिंपल सी बात है। आप यहां पर क्या करते थे, आप वहां पर कहते थे कि कैश पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, कैसा अकाउंट है। बहुत से लोग देखो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे बैंक पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, मगर बैंक एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है। अरे बोलो, बैंक एसेट हुआ, लायबिलिटी हुआ, कैपिटल हुआ, बैंक एसेट हुआ, मगर जब मैंने पूछा कि बैंक रियल है, पर्सनल है, तो फिर कुछ लोगों ने कहा पर्सनल है, कुछ का कुछ रिप्लाई नहीं है। बैंक बेसिकली रियल अकाउंट ही नहीं होता है, बैंक बेसिकली पर्सनल अकाउंट होता है। आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अभी तक जो अकाउंट्स आप लोग सीखते आ रहे हैं वो सिर्फ मगअप करके सीखते आ रहे हैं, आपने उसके पीछे का कोई एंट्री के पीछे कोई सोच नहीं रखा है। अगर हम अपना अप्रोच चेंज करें, हम जो अमेरिकन रूल अभी जो कि अपना रहे हैं, जो मॉडर्न अप्रोच जो कि अभी हम अपना रहे हैं, हम हर एक एक ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट करके उसकी एंट्रीज को बना सकते हैं, उसकी एंट्रीज को समझ करके उसको लिख सकते हैं। और कोई एंट्री अगर हमको नहीं भी आती होगी तो भी हम उसका अपने दिमाग में फटाफट एंट्रीज बना सकते हैं। और ये आप लोग जब मेरे साथ में जब पढ़ेंगे तो फिर आप लोग ये देखेंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि एक बार आप लोगों ने वो रूल्स याद कर लिया, ये स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, हम जब पढ़ेंगे, अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे, दिस इज जस्ट अ सिंपल इंट्रो क्लास of how I am going to teach you all. समझ में रखनी बहुत डिफरेंट basically I am going to provide you from others. तो we are going to first of all learn account as per American rule, as per the modern approach. ठीक है, कर लिया। सो ये बेसिकली हम लोग हर छोटे से मतलब हर चीज को छोटे से छोटे स्टेप्स में बांट करके उसको सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। ये तो एक छोटा सा एक बेसिक एक अप्रोच हुआ। अब हम आते हैं आपके क्लास 12th के सिलेबस पर, और ये क्लास 12th का सिलेबस अब हम लोग कैसे करके कंप्लीट करेंगे उस पर आते हैं। तो आपका अकाउंट्स 100 मार्क्स का होगा, इट विल कवर 100 मार्क्स, ठीक है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका जो एग्जाम होता है, जो थ्योरी एंड मतलब जो आपका जो रिटन एग्जाम होता है ना, वो रिटन एग्जाम आपका कितने नंबर का होता है, 80 मार्क्स का होता है। और बाकी आपका प्रैक्टिकल होता है कितने नंबर का, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस रिटन एग्जाम में, आपका बेसिकली अकाउंट्स में दो पार्ट आपकी बुक्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपकी बुक का पार्ट है पार्ट ए, और एक दूसरा पार्ट है आपका पार्ट बी, ठीक है। ये पार्ट ए आपका अगेन 60 मार्क्स का है, और ये पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है। समझ रहे हैं?
आपकी अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कितने नंबर का होता है आपका 60, और पार्ट बी कितने मार्क्स का आपका कवरेज करता है 20 मार्क्स का कवरेज करता है। अगर हम बात करें पार्ट ए में जो आपके मेजर चैप्टर्स होते हैं, एक होता है आपका पार्टनरशिप, दूसरा होता है आपका कंपनी अकाउंट्स, और तीसरा होता है आपका एनपीओ। ये तीन मेजर चैप्टर्स होते हैं आपके पार्ट ए के, ठीक है। पार्ट बी में आपका जो मेजर चैप्टर्स होते हैं, इसमें आपका आता है एक पार्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें 3-4 बेसिकली चैप्टर्स हैं। फिर आपका आता है एक चैप्टर रेशियोज, और एक चैप्टर आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि पहले वो लोग पार्ट बी स्टार्ट कर देते हैं और फिर पार्ट ए पढ़ाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे में जो ऑर्थोडॉक्स तरीका होता है, जैसे पार्ट ए पहले पढ़ाया फिर पार्ट बी पढ़ाया। अपने कैसे करके पढ़ेंगे ध्यान समझिएगा। हम लोग पार्ट ए आपका जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा मैं लूँगा, पार्ट बी का पोर्शन जो है वो एक दूसरी फैकल्टी आपकी लेंगी अंडर माय सुपरविजन, मतलब आई विल बी कंप्लीटली सुपरवाइजिंग, आई विल बी कंप्लीटली हैविंग अ लुक एट दैट। बट पार्ट बी को दूसरी फैकल्टी लेंगे, पार्ट ए वुड बी कवर्ड बाय मी, ठीक है। पार्ट ए पूरी तरीके से मैं कवर अप करूंगा, पार्ट बी हमारे को दूसरी फैकल्टी कवर अप करेंगे। आप पार्ट ए की क्लासेस आपकी वीक में 3 या 4 डेज चलेंगी, ठीक है। पार्ट बी आपकी रिमेनिंग डेज आपकी पार्ट बी की क्लासेस चलेंगी, मतलब पार्ट ए आपका 3 से 4 दिन, पार्ट बी आपका रिमेनिंग 2 से 3 दिन, जैसा भी आपका शेड्यूल जैसा बनेगा हमारा, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप ऑलमोस्ट अगर हम लोग कहें आपका, तो ये दोनों तीनों चैप्टर्स मिला करके जैसे ये अराउंड 25 से 30 मार्क्स का आपका कवरेज रहता है, इसका अराउंड आपका 20 से 25 मार्क्स का कवरेज रहता है, और इसका अराउंड आपका 10 मार्क्स का कवरेज रहता है। टोटल कितना हो गया अगर हम लोग देखें तो फिर टोटल आपका हो गया है बेसिकली 60 मार्क्स। यहाँ पर अगर ये 30 नंबर का पूछा जाएगा तो फिर ये 20 नंबर का, और ये चैप्टर आपका 10 नंबर का। अगर ये आपका 25 का आता है तो फिर ये भी आपका 25 का, और फिर ये 10, ये फिक्स है। तो ये 60 मार्क्स का ये हो गया, और ये आपका रिमेनिंग 20 मार्क्स का पोर्शन यहाँ से कवरेज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारा जो पढ़ाने का जो कि अप्रोच रहेगा, मैं आप लोगों के साथ में अपने बनाए हुए सेल्फ नोट्स हम लोग बांटेंगे, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आपको मिलेगा एक हमारे तरफ से थ्योरी बुकलेट, जिसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको मिल जाएगा, राइट। आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुकलेट। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बुकलेट है ना, ये बेसिकली मैं उन स्टूडेंट्स को देना ज़्यादा पसंद करता हूँ जिन्होंने नई किताब नहीं खरीदी हुई है। जो नई किताब खरीद ली उनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सेपरेटली आई एम वर्किंग ऑन MCQ क्वेश्चंस बुकलेट। आप लोगों को पता होगा शायद कि आपके जो सिलेबस का 80 मार्क्स का जो कंटेंट पूछा जाएगा, उसमें से आप 10-15 नंबर के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपके चैप्टर के बाद से आते हैं। तो मेरी मोस्ट प्रॉब्ली थ्योरी बुकलेट में या अलग से आप लोगों को एक MCQ क्वेश्चंस का एक अलग से आपको मिल जाएगा, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग जो है बाद में आप लोगों को एक प्रैक्टिस बुक अलग से प्रोवाइड करते हैं, सॉरी इसको रिवीजन बुक कहते हैं हम लोग। जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग रिवीजन अलग से करते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन की एक बुक मैं अलग से दूंगा, मतलब आप लोगों को ऑलमोस्ट अकाउंट्स में 3 से 4 किताबें मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए पढ़ाई का मोड क्या क्या है वो आप में से बहुत से लोगों को पता है। जैसे एक तो आप लोग यहाँ पर क्लासेस करते हैं किस मोड से, फेस टू फेस। यही सबसे प्रेफर्ड मोड है, यही मोड आप लोगों को करना भी है। मगर किसी कारण से किसी दिन अगर आप नहीं आ पाते हैं
नहीं आ पा रहे हैं, तो आप यही क्लास सेम, या आप बहुत दूर में रहते हैं तो आप यही क्लास सेम हमारे साथ में लाइव भी कर सकते हैं, आपको लाइव क्लासेस भी मिलती है। जैसे वी हैव 3 स्टूडेंट्स हु आर डूइंग प्रेजेंटली द लाइव क्लासेस। वन इज निकिता हु इज फ्रॉम बिहार, वी हैव सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इवन फ्रॉम उड़ीसा एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो वो भी मिलकर के हमारे साथ में करते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम समडे, हो सकता है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, आप किसी और जगह पर हैं, तो भी अपने क्या 2 घंटा समय निकाल सकते हैं कि अभी मेरी कोचिंग का समय है, मैं 2 घंटा बैठ करके पढ़ रहा हूँ और उसके बाद फिर जो करना होगा फिर मैं कर लूँगा। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो अब वो लाइव क्लासेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर लाइव भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या क्या फैसिलिटी अपने पास में? आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी ऐप पर। ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए समझ लो एक तरीके से मतलब एक सेकेंड लाइफ है, क्योंकि आपने कोई क्लास मिस कर दिया, रिकॉर्डेड क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, आपने अगर कोई क्लास किया समझ में नहीं आया, फिर भी रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक बाद में रिवाइज करना है, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना है कुछ ऐसा, तो फिर वो भी आप रिकॉर्ड क्लासेस के थ्रू कर सकते हो। तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस बेसिकली आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो दिस इज एक्सक्लूसिव थिंग दैट यू विल गेट विथ ओनली एंड ओनली लिल्हा एजुकेशन सेंटर। ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़, ये रिकॉर्डेड क्लासेस वाली फैसिलिटीज़, लाइव क्लासेस वाली चीज़ें सेम टू सेम टाइम पर आपको शायद ही कहीं पर मिले। तो ये दोनों चीज़ें हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई क्लास अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो फिर आप उसको लाइव में अटेंड कर लो, या अगर लाइव भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर रिकॉर्डेड करके ही अगले दिन मेरे को मुंह दिखाना, उसके बिना मुंह मत दिखाना। कारण क्या है? आप आएंगे फिर आप ब्लैंक रहेंगे, अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं। होता है ना, आज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसी से कनेक्टेड तो फिर कल पढ़ाऊंगा। अब जो आज नहीं पढ़ेगा फिर उसको कल क्या समझ में आएगा? तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो जो आज का जो छूटा हुआ है उसको पहले बैकअप में कंप्लीट कर ले और फिर वो करके फिर आए। अरे उस टाइम पर टाइम नहीं मिला, मगर रात को कभी टाइम मिलेगा, अगले दिन कभी टाइम मिल जाएगा। तो हम ये फैसिलिटी को एंजॉय कैसे कर सकते हैं कि हम उसको पहले से पहले क्लास को करके फिर अगले दिन आए क्लास करने बैठे। तो ये सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगता है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आप लोगों को मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। एक तो देखिए अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप कितना अपने आप से रिवाइज करते हैं। ऑब्वियसली एज अ टीचर मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। पहले मैं 90 से 100% क्वेश्चंस में करवाता था, मगर 70 से 80% क्वेश्चंस में आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा। और जो बचे हुए भी जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो भी क्वेश्चंस मैं एक बार डिस्कस करता हूं तभी होमवर्क में देता हूं। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको होमवर्क जाएगा तो फिर भी एक बार क्लास में अपने डिस्कशन के बाद ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 होमवर्क में कर लेना, नहीं। 3, 4, 5 पहले अपने पढ़ेंगे यहाँ पर क्लास में, पढ़ करके उसका ओरली सॉल्यूशन एक बार देख लेंगे, फिर वो होमवर्क में जाएगा। तो फिर भी अगर आप सवाल नहीं लगाते तो फिर आपकी गलती है। दूसरा क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अपने पढ़ने की। आपको अकाउंट्स में जितने क्वेश्चंस डेली कराए जा रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस कराएंगे, आप लोगों को इलस्ट्रेशंस नहीं कराएंगे। और मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूं, हम लोग यहाँ पर डीके गोयल की किताब को ही फॉलो करते हैं। लाइक जैसे जो मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बुकलेट भी जो मैंने कहा मैं दूंगा, वो भी डीके गोयल के क्वेश्चंस को ही बस मैंने कॉपी करवा दिया है, नथिंग एल्स। उसमें कुछ खास नहीं करवाया। थ्योरेटिकल बुकलेट में हमारा अपना थ्योरी का आपको बुकलेट मिल जाएगा। आपको पता ही होगा आपका जो एग्जाम आता है उसमें 80 नंबर में से 20 नंबर की थ्योरी भी आती है, राइट। तो वो थ्योरी बुकलेट फिर मेरा अपना बनाया हुआ है, मगर जो ये क्वेश्चन बुकलेट है उसमें सिर्फ वो क्वेश्चंस को टाइप करके आपको मिल जाएंगे। तो वही सेम टू सेम क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे। क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा क्लास में, आपका काम क्या होगा घर पर जाने के बाद में, आपको इन क्वेश्चंस को रीप्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ आपको इलस्ट्रेशंस लगाने हैं। अच्छा, एक चीज और जान लो, क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस में कौन ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना? इलस्ट्रेशंस। क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन से मैं आपको बताऊं,
अधिकतर इलस्ट्रेशन ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू क्वेश्चंस। मतलब ऑलमोस्ट वो सेम ही होते हैं, मगर कुछ कुछ इलस्ट्रेशंस होते हैं, 10% इलस्ट्रेशंस होते हैं जो कि क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो सर आप इलस्ट्रेशंस करवाओ फिर क्वेश्चंस क्यों करवाओगे? इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन है ना आपके पास में, तो इलस्ट्रेशन सॉल्व आप करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व मैं करवाऊंगा। समझ रहे कि नहीं आप लोग? इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप इलस्ट्रेशंस अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का रिवीजन का सारी चीज़ों की टेक्निक कैसे कैसे करके हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, कैसे कैसे करके हम रिवीजन की अपनी टेक्निक को डेवलप करते चलेंगे, ये ओवर द पीरियड मैं आप लोगों को सिखाता हुआ चलूँगा कि देखो रिवाइज करने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। मगर आपका काम क्या है, आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप क्वेश्चंस लगाएंगे, इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे घर पर जाकर के, आप प्रॉपर रिवीजन की वो टेक्निक्स फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, तभी आप अच्छे नंबरों से पास क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड आई कैन एश्योर यू वन थिंग, इफ यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम इंसिस्टिंग यू ऑल टू डू, यू कैन अचीव फुल 80 मार्क्स आउट ऑफ योर 80 मार्क्स। समझ में आ रहा है? और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। पता है पढ़ना कितना होता है? 1 घंटा क्लास में आप लोग पढ़ोगे और 1 से ही 1.5 घंटा आपको अलग से अकाउंट्स पढ़ना है। मतलब 2 घंटे की अगर अपनी कोचिंग क्लासेस है, 2 से ढाई घंटे की कोचिंग क्लासेस है, हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे करके इंक्रीज हो जाए, मगर 2 से ढाई घंटे की जो अपनी कोचिंग क्लासेस है, तो फिर आपको घर पर कितना टाइम देना है? साइमल्टेनियसली आपको घर पर कितना टाइम देना है? सेम। मतलब जितना कोचिंग में टाइम दोगे सेम टाइम घर पर देना है। एक नियम याद रख लीजिएगा बस अकाउंट्स के पेपर के लिए अलग से, क्या? 4 क्वेश्चन अकाउंट्स का, काम आपका रोज का, ना किसी ने रोका ना किसी ने टोका। तो 4 क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व करना है अपने को अकाउंट्स का। हर रोज ये 4 क्वेश्चंस आपको लगाना ही लगाना है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हाथ चलेगा। अच्छा, कितने लोगों के साथ में 11th में ऐसा हुआ था कि अकाउंट्स का पेपर आ रहा था मगर छूट गया? हुआ था किसी के साथ में? हुआ था। ऑलमोस्ट अगर जितने लोगों ने भी अगर अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अधिकतर लोगों के साथ में ये एक कॉमन चीज होती है कि सर अकाउंट्स का पेपर आ तो पूरा रहा था मगर छूट गया। और ये 11th में नहीं होगा, ये 12th में भी होगा। और ये 12th के बाद में अगर बीकॉम की पढ़ाई करोगे फिर बीकॉम में भी होगा, अगर सीए की पढ़ाई करोगे सीए में भी होगा, अगर सीएस की पढ़ाई करोगे सीएस में भी होगा। हर स्टेज पर जहाँ पर मैंने पढ़ाया है, जो पढ़ाई मैंने खुद किया है, हर स्टेज पर मैंने एक कॉमन बात पाई है। पूछो क्या? अकाउंट्स का पेपर हमेशा छूटता है। छूटता क्यों है? पूछो। लैक ऑफ प्रैक्टिस। और प्रॉपर प्रैक्टिस के तरीके से हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। वो जब आप करना स्टार्ट कर दोगे, जब बताई हुई टेक्निक को जब फॉलो करना जब स्टार्ट कर दोगे, आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर बिफोर टाइम। ठीक है, तो इतनी बातें आई थिंक समझ में आ गई। अच्छा, आज से हम लोग क्योंकि एक क्लास के लिए जुटे ही हैं तो क्यों ना आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी मैं आप लोगों को अपना ये थ्योरी बुकलेट भी दे दूंगा। ठीक है, राइट। सो आप लोगों के पास में पूरा का पूरा देखिए एक सिंक्रोनाइज तरीके से पूरा थ्योरी बुकलेट अलग से होगा। आपको डेली क्या करना है? थ्योरी बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट कैरी करना है। ठीक है, आप सबके पास में अपना अपना क्वेश्चन बुक होना चाहिए, सबके पास में अपने अपनी थ्योरी की बुक होनी चाहिए। कितने लोगों के पास में क्लास 11th की पढ़ी हुई कॉपियां हैं जो कि अभी तक वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? क्लास 11th की, क्लास 10th की रफ कॉपी पुरानी बच जाती है, वो अभी तक इस्तेमाल अभी लाए हो क्लास में? नहीं, एकदम फ्रेश कॉपी बनाइएगा अकाउंट्स की। अकाउंट्स के लिए आई नीड फ्रेश कॉपी। आपको एकदम फ्रेश कॉपी बनानी है अकाउंट्स के लिए, एकदम नया स्टार्ट करिएगा। और अकाउंट्स की कॉपी में सिर्फ अकाउंट्स का काम करोगे, अकाउंट्स की कॉपी में इको का काम नहीं करोगे, अकाउंट्स कॉपी में विजिटी का काम नहीं करोगे। कभी भूल भी जाओगे तो फिर भी उसको अलग से नोट करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी पढ़ाई करें जो कि बहुत लेबरियस ना हो, मतलब आपको पता है दुनिया में सबसे मेहनती कौन होता है? गधा। गधे को सबसे मेहनती कहा जाता है। इंसान क्या करता है? स्मार्ट वर्क। जो क्यों हम लोगों को इंसान क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो फिर आप कम मेहनत में अच्छा परसेंटेज अटेन कर सकते हैं। और अगर आप
खूब मेहनत करते हैं और स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तो फिर आप कभी अच्छा परसेंटेज अटेन नहीं कर पाएंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क का सबसे पहला रूल क्या है, जो कॉपी जो चीज के लिए जो बनाई जाए वो उसी सब्जेक्ट के लिए आप लोग यूज करिएगा, उसको मिक्स एंड मैच मत कर दीजिएगा। अपने नोट्स को बहुत प्रॉपर रखिएगा ताकि ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्पफुल हो। होता क्या है, जैसे अभी मैं पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ाऊंगा, पार्टनरशिप चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा 3 महीने चलेगा और मैं आपको बताऊं जो मैं पहली क्लास या दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में जो टॉपिक्स आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा आगे चल करके, वो टॉपिक्स आप लोगों को जब पार्टनरशिप चैप्टर जब खत्म होगा तब फिर भूल जाओगे। अब सोचो उसके बाद फिर जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊंगे, जब एनपीओ जब पढ़ाऊंगे, तब तक तो पार्टनरशिप पूरी तरीके से दिमाग से समझ रहे हैं। तो उसको याद रखने का तरीका क्या है कि हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करेंगे रिवीजन की कि हमको ऐसा नहीं लगे कभी भी कि हम पार्टनरशिप चैप्टर पूरी तरीके से भूल चुके हैं। ऑब्वियसली हम कम टाइम देंगे तो फिर हो सकता है कि उतना एक बार में ना स्पॉन्टेनियस आए, मगर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिवीजन तभी हम कर पाएंगे जब हमारा नोट्स अप्रोप्रिएट हो, राइट। जब हमारा नोट्स ही अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो फिर हम रिवाइज कैसे कर पाएंगे। हमारा सबसे पहला चैप्टर अकाउंट्स का क्या है, अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप। यू मस्ट हैव रेड अबाउट पार्टनरशिप इन योर बिजनेस स्टडीज। आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप के बारे में। क्या होता है पार्टनरशिप? It is a joint venture by more than 2 people. It is a joint venture by more than 2 people and They bring the capital and start up a business jointly. and anything else. Sir, it is an agreement between 2 or more persons who come together for a common objective to perform business. वेरी गुड। जब भी आपको डेफिनेशन मिले ना तो बी एग्जैक्ट। जैसे आपने कहा कि इट इज अ जॉइंट वेंचर, इट इज नॉट अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो व्हेन यू से इट इज अ जॉइंट वेंचर इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। समझ में आ रहा है? सो जैसे आपने डिफाइन किया पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके आते हैं एक साथ में फॉर दी कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस इज व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए। ऑब्वियसली टू शेयर प्रॉफिट अमंग्स देमसेल्व्स। वो लोग आपस में क्या करेंगे? प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैन यू डिफाइन दिस फॉर मी? क्या कोई मुझे ये बता सकता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल? Can anyone define this statement for me? Anyone carried on by all or any one of them acting for all? एक चीज मैं बता दूं पहले से, हम लोग थ्योरी भी पढ़ते हुए चलेंगे। अकाउंट्स में हम लोग थ्योरी भी पढ़ते हुए चलेंगे। अकाउंट्स में थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम पूरा कंसेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। विद इन टाइम फ्रेम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। विद इन टाइम फ्रेम मेरा टारगेट रहता है हमेशा दिसंबर एंड तक, बहुत होगा जनवरी 15 तक, ताकि मैं आप लोगों को एक बार रिविजन जरूर से करवा दूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपका एग्जाम मार्च में ही कंडक्ट होगा, ठीक है। उस हिसाब से हम लोगों का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मान के चलो दिसंबर एंड। टारगेट अपना पूरा का पूरा कब तक का है? दिसंबर एंड तक में आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, ताकि एक बार और मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूं। अच्छा, आप बता रहे थे कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। All the partners take decisions and accordingly, but in some cases the other partners are sleeping partners and only one has to take decisions for the business. एक्सीलेंट। मतलब जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस चलाएं, किसी एक पार्टनर को भी सौंप दिया। जैसे आप 4 पार्टनर्स हैं, मगर आप चारों ने कहा कि हम सब में सबसे समझदार हर्ष है, हर्ष विल कैरी ऑन द बिजनेस। सो हर्ष इज कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर ऑल ऑफ द पार्टनर्स, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द पार्टनर्स। ये सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर खुद ही डिसीजन लेगा और खुद ही डिसीजन लेकर के ये बिजनेस को चलाएगा, पार्टनरशिप फर्म को चलाएगा। मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं हम लोग पार्टनरशिप फर्म के। सो मेन फीचर्स पर अगर हम लोग बात करें, सो मेन फीचर्स में देखो सबसे पहले क्या है? 2 और मोर पार्टनर्स। मगर सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में? हाउ मेनी पार्टनर्स आर अलाउड? 50। सिर्फ 51वां होगा तो फिर पार्टनरशिप फर्म में वो पार्ट नहीं ले सकता। पार्टनरशिप कितने पार्टनर्स के साथ में बन सकती है, कितने लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं?
50, मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? written document signed by एग्रीमेंट इज रिटन डॉक्यूमेंट ना। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट मीन्स कुछ चीजों जिस पर हम लोग आपस में एग्री किए हैं। Whenever it is written agreement, then it is called as partnership deed. जब भी अपने लोग लिखित में अगर एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? मतलब क्या, मैं और हर्ष आपस में मिल करके डिसाइड किए कि हम लोग कोई काम करेंगे मिल करके पार्टनरशिप में, मगर ये जो हम लोगों ने आपस की बातचीत किया ना, ये ओरली किया, इसमें कुछ भी रिटन नहीं था। आप लोग बात को समझ रहे हैं? हमने इस बात को कैसे करके किया है? क्या इस बात में कुछ लिखित था, रिटन था? ये कैसा था? ये ओरल एग्रीमेंट था। क्या ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है? यस, होता है। पार्टनरशिप कैन बी थ्रू ओरल एग्रीमेंट ऑल्सो। हालांकि उसके अपने बहुत सारे और भी केसेस अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट पार्टनरशिप कैन बी थ्रू ओरल एग्रीमेंट ऑल्सो। एग्रीमेंट कैन बी ओरली और रिटन। जब वो रिटन होता है तो फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं? डीड। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का होना जरूरी है और यहां पर मोटिव क्या होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट। अगर हम दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम लोग सेवा भाव से कुछ काम करेंगे, क्या वो भी पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा? ना, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। उसका फॉर्म ऑफ बिजनेस कुछ चेंज हो जाएगा। यहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है सभी के बीच में, सभी को प्रॉफिट का शेयर मिलना जरूरी है। फिर रिलेशनशिप होना चाहिए अपना क्या चीज का? प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल और एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली एवरी पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। जैसे एजेंट कौन होता है पता है? हु इज एन एजेंट? हु इज एन एजेंट? वन हु कैन रिप्रेजेंट यू। जैसे लिल्हा एजुकेशन सेंटर पर हर बात तो फिर मैं नहीं करता, आई एम द डायरेक्टर ऑफ लिल्हा एजुकेशन सेंटर, आई एम द ओनर ऑफ लिल्हा एजुकेशन सेंटर, बट क्या हर बात मैं करता हूँ? कितने लोगों के यहाँ पर एडमिशन लेने से पहले मेरे से बात हुआ होगा? किसी का भी नहीं। किसी ने क्या मेरे से बात किया? नहीं। फीस कम्युनिकेट मेरे से क्या नहीं किया है? बट देयर इज समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग लिल्हा एजुकेशन सेंटर, देयर इज समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग लिल्हा एजुकेशन सेंटर। I have given him the authority to represent my business and he is representing my business. वो मेरे बिजनेस को क्या कर रहा है? तो वो मेरे बिजनेस का एजेंट हो गया। अब उसने कहा कि हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे, तो ये किसी को नहीं रहे, सोचिएगा ही मत, एक मजाक की बात कर रहे हैं। उसने अगर मजाक मजाक में कहा किसी से कि हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या मैं उसके इस बात से बाउंड हो जाऊंगा? यस, आई विल बी बाउंडेड बाय हिज वर्ड्स। मैं उसके बातों से क्या हो जाऊंगा? बाउंड। आई हैव टू, क्योंकि ही इज व्हाट? ही इज माई व्हाट? एजेंट है। एजेंट वो होता है जो कि दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। एजेंट वो होता है जो कि दूसरे को, और जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल। जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको कहते हैं। तो अब सपोज करो आप चारों पार्टनर हो, आप चारों ही पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी और एक दूसरे के एजेंट भी हो। आप चारों ही पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी और एक दूसरे के एजेंट भी हो। जैसे यहां पर हर्ष गया, चारों पार्टनर के बिहाफ पर किसी से कोई सामान खरीद के आ गया। हर्ष गया चारों पार्टनर के बिहाफ पर किसी से कोई सामान खरीद करके आ गया। दीपेश ना, नहीं, रितेश और बाकी पार्टनर्स को वो सामान समझ में नहीं आया। वो लोग कहते हैं हम तुम्हारे लाए हुए सामान का पैसा नहीं देंगे। अनन्या पहुंची अपने पैसे लेने के लिए, कहते पैसा दो। तो रितेश क्या कहता है कि सामान तो जाओ हर्ष लेकर के हर्ष से मांगो पैसा, हमारी फर्म से क्या मतलब है, हम लोग पैसा नहीं देंगे। क्या ऐसा कह सकते हैं ये लोग? नहीं, दे आर बाउंड बाय द पार्टनर्स डिसीजन। तो एवरी पार्टनर एक्ट एज अ एजेंट एंड ही इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल। मतलब अब रितेश भी यही काम कर सकता है। रितेश भी खुन्नस में गया, कहीं से कुछ सामान वामान खरीद के लेकर के आ गया, हर्ष को उसका पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। पूरी फर्म को उसका पैसा
देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एवरी पार्टनर इज व्हाट? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हर पार्टनर क्या होता है दूसरे पार्टनर का? प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। राइट, क्लियर है बात? ठीक है। फिर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था ऊपर में कि कोई एक भी बिजनेस चला सकता है, सारे पार्टनर मिलकर के बिजनेस चला सकते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कंपनी में होता है देयर इज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, यहां पर कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर रितेश कोई काम अगर करके आएगा जो कि फर्म को नहीं पसंद है, मगर उसके लिए पूरी फर्म बाउंड हो जाएगी। देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जैसे अगर सपोज करो, अगर यहां पर कहा जाता है देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, देयर इज मतलब क्या कि अगर फर्म के पास में पैसा नहीं है देने के लिए, चुकाने के लिए, तो क्या रितेश से कहा जा सकता है कि तुम्हारा सामान हम लोग बेच करके पैसा रिकवर करेंगे? यस, कहा जा सकता है। देयर इज व्हाट? अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती? अनलिमिटेड होती है, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कुछ भी गड़बड़ होगा तो फिर पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे। मगर एक कंपनी के केस में देयर इज सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब अगर मुझे रिलायंस का सामान पसंद नहीं आ रहा तो फिर मैं डायरेक्टली अंबानी को सू नहीं करूंगा, मैं किसको सू करूंगा? रिलायंस कंपनी को। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फिर राइट्स ऑफ अ पार्टनर, जो लोग पार्टनर बनते हैं उनके कुछ अपने अधिकार भी होते हैं। क्या क्या अधिकार होते हैं? पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। वो लोग आपस में क्या करते हैं? आपस में डिसाइड जो रेशियो करेंगे उस रेशियो में लोग शेयर करेंगे। फिर एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर का अधिकार होता है क्या? कि वो बिजनेस के कंडक्ट में, ये चारों ने मिलकर के कहा कि क्या नाम, तने बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तने को बिजनेस नहीं चलाने आता। क्या ये लोग ऐसा कह सकते हैं मिलकर के? नहीं। फिर एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। ये लोग जान करके तने को अलग कर देते हैं, तीनों मिलकर के आपस में कोई डिसीजन ले लेते हैं। क्या ऐसा चलेगा? एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन दी मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ भी मैटर होगा उसमें तने का भी बराबर अधिकार है कि तने से ही पूछा जाए कि बताओ तने तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे क्या विचार हैं। क्लियर है पंडा? फिर एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये लोग नहीं चाहते कि तने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे, तने को पता चले कि कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, क्या ऐसा क्या किया जा सकता है क्या? नहीं। फिर एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ, मतलब कोई नया पार्टनर आना चाहता है, ये लोग अनन्या को भी लेना चाहते हैं, 3 लोग लेना चाहते हैं, मगर तने कह रहा नहीं अनन्या नहीं आएगी पार्टनरशिप फर्म में। तो अकेला तने क्या अनन्या को आने से रोक सकता है? यस। अगर कोई एक पार्टनर भी अगर चाह दे तो फिर वो दूसरे पार्टनर पाने से रोक सकता है। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली जॉइंट ओनरशिप में, मतलब उसके आप भी मालिक हो, आप भी मालिक हो, आप भी मालिक हो, आप भी मालिक हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर ये वाला पॉइंट अभी हम लोग पढ़ते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं। इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंस ऑन मेक्स पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब अगर एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पर अगर कोई पेमेंट करता है तो फिर ही हैज द राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। मतलब उसको अधिकार है कि उसको फर्म से वो पैसा वापस मिले। तो अगर इसने फर्म के बिहाफ पर अगर किसी को पैसा दे दिया और बाद में फिर ये तीनों कह रहे हैं कि नहीं हम तुमको पैसा वापस नहीं करेंगे, तुमने क्यों दिया, हमसे पूछ के दिया, ऐसा चलेगा क्या? इसका अधिकार है कि इसको वो पैसा वापस मिले, इंडेमनीफाई हो। ठीक है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। तने जाना चाहता है पार्टनरशिप फर्म छोड़ करके, क्या वो जा सकता है? यस, मगर एक नोटिस दे देगा प्रॉपर, हम जा रहे हैं, 30 दिनों के बाद हमारा आखिरी दिन होगा इस पार्टनरशिप फर्म में। क्या ऐसा कहा जा सकता है? यस, कहा जा सकता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक पॉइंट ये था, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, देखिए पार्टनरशिप फर्म में आप देखेंगे कि एक पार्टनर
कैपिटल के रूप में तो फिर कंट्रीब्यूट करता ही है, वो लोन के रूप में भी कंट्रीब्यूट करता है। लोन और कैपिटल में क्या अंतर होता है? लोन रिपेबल होता है आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कैपिटल रिपेबल होता है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। मतलब जब बिजनेस बंद होगा तो फिर बिजनेस का पैसा वो वापस होगा, मतलब कैपिटल वो वापस होगा, मगर लोन का पैसा फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद में वापस होता है। लोन पर फर्म को इंटरेस्ट देना कंपल्सरी है, कैपिटल पर कुछ मिले ना मिले वो चलेगा, मगर लोन पर फर्म को क्या करना पड़ता है? पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये इंटरेस्ट किस रेट से देना पड़ता है? ये इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है 6% पर एनएम के हिसाब से। मतलब कम से कम अगर एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को, अगर एक पार्टनर ने क्या किया है, किसको, तो फिर उसको कितने रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम। अच्छा, अगर उल्टा केस, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो फिर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। ये सिर्फ एक चीज के मतलब फर्म दे रही है पार्टनर को तो फिर नहीं बोल रहा, मगर कौन दे रहा है? किसको? तो फिर इंटरेस्ट का रेट कितना डिफाइन किया गया है? यहां तक देखो, कोई भी डाउट है तो फिर बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इंडिया में जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया, एक पार्टनरशिप फर्म्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का फंडा आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब पैसा नहीं होगा बिजनेस में तो फिर पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जाएगा बिजनेस की लायबिलिटी को रिपे करने के लिए। मतलब आपका बिजनेस डूब गया, आपके एसेट्स से आपकी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा बिजनेस की, अगर उसमें भी अगर पैसा अगर पूरा नहीं पड़ा तो फिर क्या करेंगे? पर्सनल एसेट्स को बेच दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसको बेच करके फिर पैसा रिकवर किया जाएगा। मगर कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझो क्या, यहां पर अगर बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस में जो एसेट्स है उसी का यूज किया जाएगा पैसा देने के लिए। अगर पूरा पैसा नहीं हुआ तब भी तो फिर क्या करेंगे? किसी एक पर्सन की अनलिमिटेड होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कुछ कुछ बिजनेसेस लिमिटेड होते हैं, अभी उस पर नहीं अभी हम लोग जा रहे हैं, मगर कुछ कुछ बिजनेसेस क्या होते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी वाले होते हैं। जैसे कंपनी के केस में लायबिलिटी क्या होती है हमारी? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी में बेसिकली क्या होगा कि अगर रिलायंस कंपनी डूब गई सपोज करो आज की डेट में, तो रिलायंस के पास में जितना एसेट्स है उससे पैसा रिकवर किया जाएगा, लायबिलिटी का पैसा पे किया जाएगा। मगर अगर फिर भी पैसा अगर कम पड़ता है तो फिर क्या अंबानी क्या घर बेच करके पैसा लिया जाएगा? नहीं, फिर वो पैसा डूब गया, फिर वो पैसा। तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मगर एक फंडा नया आया 2008 में। कब आया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, पहले नहीं था। ये फंडा एक नया आया। क्या नया आया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। यहां पर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया है। पार्टनरशिप फर्म ही, मगर इसकी लायबिलिटी कैसे कर दिया गया है? मतलब पहले पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती थी? अभी भी होती है, मगर जो फर्म अपने आप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एलएलपी में रजिस्टर करा लेगा, प्लीज ध्यान समझिएगा, जो भी फर्म अपने आप को किस रूप में रजिस्टर करा लेगा? एलएलपी। सब फर्म नहीं, फर्म की लायबिलिटी नॉर्मली क्या होती है? अनलिमिटेड। जो भी पार्टनरशिप फर्म अपने आप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर करा लेगा उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? सर ये तो फायदेमंद है, इसमें करा लेना चाहिए। बेसिकली इसमें थोड़ा आपको टेक्निकल और लीगल कंप्लायंसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वरना फायदेमंद तो फिर यही रहता है ज़्यादा कि एक फर्म अपने आप को लिमिटेड रखे या अनलिमिटेड रखे। लिमिटेड मतलब समझो ना, बिजनेस है, चल रहा है, कभी अगर नुकसान हो गया तो फिर अपना फिर जो कमाए समाए सब कुछ चला जाएगा, यही होगा ना। तो लिमिटेड लायबिलिटी इज ऑलवेज गुड। लिमिटेड लायबिलिटी इज ऑलवेज गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो फिर आगे है।
देखो यहाँ पर आपको बता भी रहा है नेचर ऑफ, तो LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। जैसे वहाँ पर आपने देखा था इट इज नॉट सेपरेट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, बट LLP का एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है या सेम होता है? सेपरेट। फिर LLP हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। जैसे आपने देखा होगा कंपनी का जो सक्सेशन होता है वो कैसा होता है? परपेचुअल। परपेचुअल समझते हैं ना? परपेचुअल मतलब क्या? चलता जाएगा, कोई आए रहे नहीं रहे। जैसे रिलायंस कंपनी स्टार्ट किया था धीरूभाई अंबानी ने, फिर अभी आया मुकेश अंबानी, फिर मुकेश अंबानी भी एक दिन चले जाएंगे, फिर भी क्या बिजनेस चलता रहेगा? अगर अंबानी फैमिली ही नहीं रही तो भी क्या रिलायंस कंपनी चलती रहेगी? यस, चलती रहेगी। इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। रिलायंस कब बंद होगी पता है? जब उसको कोर्ट बंद करने का ऑर्डर देगा। इट इज़ अ कंपनी, इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट हमेशा कंटिन्यूएंस एग्जिस्टेंस का रहता है, वो बंद तभी होता है जब उसको बंद लॉफुली किया जाए। क्लियर है? एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ एन LLP शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट और लायबिलिटीज ऑफ द LLP। मतलब LLP में कोई पार्टनर अगर छोड़ के चला भी गया तो फिर उससे कोई मतलब नहीं, LLP जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो नॉर्मली हम लोग जो कि पढ़ते हैं पार्टनरशिप के लिए, वो इस पर अप्लाई नहीं करता। डिफरेंस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिफरेंस आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, बट एक चीज़ इसमें ध्यान देना, लिखने का तरीका डिफरेंस का ऐसा ही होना चाहिए आप लोगों का। 3 कॉलम, बेसिस, पार्टनरशिप, LLP, मतलब बेसिस हमेशा रहेगा। आप लोगों को टीचर ने सिखाया होगा 11th में, बेसिस रहेगा। पहला कॉलम किसका रहेगा? हम लोग जैसे 10th तक बेसिस नहीं लिखते थे, मगर 11th से क्या लिखना पड़ता है? किस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, एक बार ये पढ़ लीजिए। अच्छा, आज बस इतना तक ही करते हैं, फिर बाकी हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए, थैंक यू सो मच।